माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट प्रूव करना। मतलब ये है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन एक्सेलरेशन फाइंड कहां करना है? एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं। मतलब पेंडुलम अगर है तो वो लास्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, उस कंडीशन में नहीं। लोएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेट होगा ही नहीं, उस पॉइंट पे नहीं, बीच के किसी कंडीशन में प्रूव करना। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स बनाए हैं हमने। क्या स्टेप्स है? पहला, राइट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। यानी कई केसेस में, जैसे स्प्रिंग जहां इन्वॉल्व होता है, ऐसे केसेस में आपको पहले एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिखनी होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये हर जगह यूज नहीं होगा। तो पहला स्टेप है, जैसे स्प्रिंग जहां इन्वॉल्व है वहां पे एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिखनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो मास mg इक्वल टू kx नॉट, बैलेंस होगा कि नहीं, ऐसी वाली कंडीशन। तो वो पहला इक्वेशन लिखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन का। दूसरा कंडीशन क्या है? एक बार ये इक्वेशन लिख लिया, ये हर जगह की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, कहीं जरूरत पड़ेगी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? उसको एक स्टेप हटा। अब उसके बाद डिस्प्लेस द मास। नेचुरली मैंने बोला कि एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सेलरेशन नहीं निकालना, तो जब एक्सट्रीम कंडीशन नहीं निकालना तो इसका मतलब डिस्प्लेस द मास, यानी मास को पहले क्या करो? डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस द मास। क्लियर? उसके बाद, और डिस्प्लेस बाद हमारा एम क्या है? अल्टीमेटली एक्सेलरेशन निकालना। तो न्यूटन लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिस्प्लेस द मास, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस, उस पे सारे फोर्सेस लगा दो, जितने फोर्सेस सब लगा दो। तो 5 फोर्सेस तो न्यूटन लॉ में हमने पढ़ा ही था, mg, टेंशन, रिएक्शन, फ्रिक्शन, फ्यूल, ये सब पढ़ा था। इसके अलावा बायनेंसी है तो लगा दो, ग्रेविटी है तो लगा दो, वो वाला ग्रेविटी gm1 के ऊपर r² वाला, mg वाला नहीं, वेट वाला, ठीक है, वेट को हटा के वो लगा दो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दो, जो जो फोर्स है सब लगा दो, सारे फोर्सेस लगा दो, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। उसके बाद फिर से डिस्प्लेस द मास, डिस्प्लेस कंडीशन में जब वो आ रहा है, डिस्प्लेस कंडीशन में देखो, फिर से सुनो, डिस्प्लेस द मास और उसके बाद छोड़ दो, वो जब आ रहा है तो बीच के किसी टाइम पे, जनरल टाइम पे सारे फोर्सेस डिनोट कर दो, सारे फोर्सेस। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का जानना, नेचुरल एक्सेलरेशन डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। सारे फोर्सेस को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो। सारे फोर्सेस को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर क्या कर दो? रिजॉल्व कर दो। सही? और जिधर एक्सेलरेशन उधर F लगा, तुम्हें उससे एक्सेलरेशन मिल जाना चाहिए, या जैसा न्यूटन लॉ में हमने सॉल्व किया था, या रोटेशन में कई जगह सॉल्व किया था, वहां पे वैसे यूज कर दो। रोटेशन कहीं कहीं रोटेशन वाली यूज भी होता है, मतलब एक सर्कुलर मोशन करता होगा मास, सर्कुलर या ऑसिलेटरी मोशन टाइप का, तो हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन ही तो नहीं कर रहा होगा ना, तो कभी कभी रोटेशन का भी यूज हो जाएगा। तो फिर से काम खत्म। 4 स्टेप क्या है? पहला, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल दो, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्वेशन लिख लो। दूसरा, डिस्प्लेस करने के बाद मीन पोजीशन, कहीं बीच के पोजीशन पे सारे फोर्स डिनोट कर दो। तीसरा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहचानो, उस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो। चौथा, F net इक्वल टू ma लगा के क्या कर दो? कंपेयर कर लो a इक्वल टू -ω² x से। रट गया? स्टेप हो गया एकदम क्लियर? काम खत्म करो, यही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं करना है। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखता जो इसके बाहर है। अगर मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसके बाहर है। ऑप्शनल है, इसके दूसरे ऑप्शंस हैं। इसी चीज को करने का दूसरा ऑप्शन वर्क और एनर्जी कंजर्वेशन से भी होता है, लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। इससे तो होगा ही होगा। तो डिस्प्लेस द मास, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस, resolve it in the direction of acceleration and perpendicular to it, F net equal to ma लगा के find acceleration and compare with the -ω², F a equal to -ω² y या x, जो भी डिस्प्लेसमेंट तुमने दिया। सही है? अगर रोटेशन इन्वॉल्व है, ध्यान से, अगर रोटेशन इन्वॉल्व है तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा। ये तब कंपेयर किससे करना पड़ेगा? अल्फा इक्वल टू -ω² थीटा। ओमेगा वही रहेगा, ओमेगा में कोई अंतर नहीं है। क्या सारे स्टेप्स क्लियर है एकदम, रोटेशन में भी और ट्रांसलेशन में भी? ये है तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वही लिखा है,
सारी चीजें। तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा कंपेयर करके वो कांस्टेंट है तो एचएम है, कांस्टेंट नहीं है तो एचएम नहीं है, यानी वेरिएबल तो एचएम नहीं है। क्लियर हुआ? और सुनो, कहीं कहीं वेरिएबल होता है लेकिन किसी कंडीशन के लिए वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, जैसे छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि दिस विल एक्ट एज ए एचएम इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, या छोटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हो, छोटा डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा लिखेंगे कि कब एचएम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, ऐसा करें। मेरी बात समझ में है? एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर देता हूं फट से जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा, जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देखते हो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे नेगेटिव चार्ज अगर है एक फोर्स लगता है फोर्स अंदर की तरफ। तुम देखोगे कि वो फोर्स जो होगा वो अगर x बहुत छोटा है तब तो प्रोपोर्शनल टू x आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू x तब है जब x बहुत छोटा है। इसका मतलब ये है कि अगर x बड़ा है तो एचएम नहीं है, तब क्या है, ये हार्मोनिक है, पीरियोडिक है। सुनाई दिया? छोटा है तो एचएम। यानी कई बार ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंडीशन में ओमेगा स्क्वायर कभी कभी वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल अगर आ जाता है तो हम देखते हैं कि किस कंडीशन के लिए वो कांस्टेंट होगा, किस कंडीशन के लिए वो कांस्टेंट होगा, उस कंडीशन के लिए ही वो केवल एचएम शो करेगा, अदरवाइज मोशन एचएम नहीं शो करेगा। क्लियर? तो ये है थोड़ा सा पॉइंट। यहां पे उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे से एग्जांपल्स, जैसे पेंडुलम मास को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो अगेन कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एचएम नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दिए, और रिप्रेजेंट करने के बाद सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करने के बाद सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दिए, सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करने के बाद एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचानी और सारे फोर्सेस को उधर क्या कर दिया, रिजॉल्व। और रिजॉल्व करने के बाद F net equal to, अभी करेंगे क्वेश्चन को, हम करेंगे, अभी मैं उसको उस पर नहीं जा रहा। केवल ऐसे ही जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पहले रखा है यहाँ पे मास, पहले ये स्प्रिंग है, उस पे मास रखा तो थोड़ा दब गया, दबने जब दबा तो उसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए पहले कंडीशन लिख दी, वो मैंने पहले पॉइंट जो लिखा है। तो एक इक्वेशन लिखना है किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, फिर फर्दर दबाया डिस्प्लेस द मास, और फिर से इक्वेशन लिखा एक्सेलरेशन के लिए। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिख दिया और एक फर्दर डिस्प्लेस करने के बाद एक्सेलरेशन के लिए F net equal to ma के लिए लिख दिया। उसके बाद तो आपको उसका करना है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स। तो हम इसको ऐसा करते हैं, एक नया पेज लेते हैं और फिर से इसको देखते हैं क्या है ये। देखो बच्चों, तो जो भी हमने किया उसका स्टेप एकदम एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। तो हम पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, ना सॉरी पेंडुलम। सबसे पहला हमने पेंडुलम लिया। तो पहला स्टेप है, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी जरूरत नहीं। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, यहां तक ले गए और वहां तक ले जाने के बाद छोड़ दिया। जब वो आ रहा था, रास्ते में था, तो किसी जगह पे जब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था, तो मैंने इसके सारे फोर्सेस को डिनोट करने की कोशिश की। करते हैं। नीचे कौन होगा, mg, यहाँ पे कौन होगा, टेंशन, और कोई फोर्स है नहीं, बस दो फोर्स। अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो जो एक्सीलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डायरेक्शन को एक डायरेक्शन मान लूं तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ, यानी वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा, वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा, यानी जिस रास्ते आया उसी रास्ते जाने की कोशिश करेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी एक्सीलरेशन की। क्लियर? mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा, क्योंकि ये थीटा से थीटा हो जाएगा, और mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, sin थीटा। अच्छा, तो साफ साफ दिख रहा है कि t से mg cos थीटा बैलेंस हो जाएगा।
टी से mg का cos थीटा बैलेंस हो जाएगा। इसको हमें नहीं देखना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सही या नहीं बैलेंस होगा, बल्कि मैं थोड़ा इसको स्लाइडली ले रहा हूं। t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तुम जानते होगा अगर इसकी वेलोसिटी v है तो, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। यानी ये बैलेंस नहीं होगा, t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, तुम समझ लो क्योंकि ये वेलोसिटी से आ भी तो रहा होगा ना किसी टाइम, लेकिन हमें उस पे नहीं जाना है, सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा, हम तो टाइम पे बात कर रहे हैं। अब बच गया दूसरा, क्या बच गया? mg sin थीटा। ये वो फोर्स है जो ले जाना चाहता है। क्या कोई रोकना चाहता है इसको? नहीं। तो जो ले जाना चाहता है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, यही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, वो mg sin थीटा है। क्या कोई रोकना चाहता है? नहीं। यही कौन है? नेट फोर्स। और नेट फोर्स बच्चों ma के बराबर। ये हो गया तुम्हारा, m से m कट गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आई g sin थीटा। अभी ये उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ये वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज और देखो, डिस्प्लेस मैंने इधर किया तो फोर्स किधर लग रहा है? यानी हम कह सकते हैं यहां पे इन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप आराम से पहले एक्सेलरेशन निकालो, डायरेक्शन बाद में देख लो। ये हो गया। हाँ अब कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। लेकिन ये साइन थीटा क्या है बच्चों? ये साइन थीटा एक्चुअली ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ये दिखेगा ना। और क्या ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है? डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये नहीं है ना। इसीलिए इसमें एजम्पशन क्या लेते हैं? फॉर स्मॉल एंगल, क्या है? अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो उस कंडीशन में एंगल साइन थीटा थीटा मान लेंगे, और साइन थीटा अगर थीटा मान लेंगे तो थीटा क्या होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कौन है? ये देखो, और ये कौन हो जाएगा उस समय? आर्क। सुना क्या सबने? तब जो है हम कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम अब जाके सॉल्व हुई। याद रहे ये किसके लिए है? फॉर स्मॉल एंगल। तो कई क्वेश्चन में डायरेक्टली ये आ जाता है प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन कई क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है? इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बिना इसके चलेगा। सही, यानी दिमाग लगाना पड़ता है मतलब किसी कंडीशन के लिए ही केवल एसएचएम है, नहीं तो एसएचएम नहीं होगा। तो ये कब एसएचएम है? फॉर स्मॉल एंगल। पता है कितने एंगल के लिए? लगभग 4 डिग्री, 4 डिग्री। हमारे स्कूल में कभी-कभी एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, 9th 10th में भी किया करते हैं, 11th 12th में भी। तो 4 डिग्री रखते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा धागा लंबा रखते हैं और 4 डिग्री के आसपास डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा। तो वो छोटे एंगल के लिए बात है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो हमारे स्टेप देख लो एक बार। डिस्प्लेस द मास, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। किस कंडीशन में? किसी बीम कंडीशन में। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचान के उधर की तरफ क्या कर देना है? रिजॉल्व कर देना है। या दूसरे वर्ड में कहें तो मीन पोजीशन की तरफ रिजॉल्व कर देना है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ ही तो एक्सीलरेशन चाहिए ना। रिजॉल्व कर देना है, F net इक्वल टू में लगा के एक्सीलरेशन निकाल देना है, डायरेक्शन चेक कर लेना है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है कि नहीं। एक बार ये आ गया तो अब क्या करना है? क्या करना है बच्चों? अब इसको कंपेयर विद व्हाट? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसे कंपेयर कर देना है। एक बार कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। g बाई m है ना, यानी ओमेगा आ गया अंडर रूट g बाई m। सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान, लेकिन स्टेप फॉलो किया है हमने, जिसको किसी भी क्वेश्चन में करेंगे। इस तरह से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट l बाई g। ये हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा ज्यादा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो जरूरी है। और जो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो क्या क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा है वो बार बार एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एक। इक्विलिब्रियम कंडीशन सुनो, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एक। जहाँ पे स्प्रिंग है वहां पे लिखने की जरूरत पड़ती है, तो
डिस्प्लेस कंडीशन में एक्सट्रीम पे नहीं लिखना है तो मीन पोजीशन पे कहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। मीन पोजीशन पे लिखना है सारे फोर्सेस। उसके बाद एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना है या मीन पोजीशन की तरफ रिजॉल्व कर देना है। एफ नेट इक्वल टू एम लगा देना है, काम खत्म। उससे जो एक्सेलेरेशन आएगा उसको a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कर देना उसे तुम्हें, ठीक है। तो मैं अगला स्प्रिंग करने के बजाय कोई भी एक क्वेश्चन करने वाला हूं, कोई भी। तो मैं केवल इसलिए क्योंकि हम लोग अपने स्टेप को चेक करने वाले हैं कि हमने सब सीखा कि नहीं, तो हम जनरल एक क्वेश्चन करते हैं। चलो जनरल क्वेश्चन, मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी का वो फॉर्मूला याद होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला याद होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो फॉर्मूला यूज कराऊं। ये अर्थ है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला अर्थ में लगता है ग्रेविटेशन में ना, ये अर्थ है। अर्थ में हमने थ्रू आउट एक होल कर दिया है बच्चों, एक पतला सा होल थ्रू आउट कर दिया है। ये हमारा सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। ये आप समझो क्या है, मैं बताता हूं। यहां से एक मास गिरा दिया और मास जो है सीधा ऑसिलेट हो रहा है। यहां से एक मास गिरा दिया और मास यहां से अपना यहां तक ऑसिलेट हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन मैं किसी टाइम पे देखना चाहता हूं जब वो बीच में कहीं है, मीन पोजीशन पे। मैंने कहा कोई जनरल पोजीशन लेते हैं, तो ये जनरल पोजीशन कितनी है, x। ये जनरल पोजीशन कितनी है, x, यानी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस। अच्छा मीन पोजीशन दिख रहा है ना, जब इसको छोड़ोगे तो इसी के बाद ऑसिलेट करेगा ना, तो ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से देखा जाता है, मीन पोजीशन x। अच्छा मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r। ये डिस्टेंस कितनी है। अब मुझे बता दो, क्या तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो ये याद हो कि g, नहीं याद तो याद करो, g डैश अपॉन r, जहां का g वहां का r, इक्वल टू g अपॉन कैपिटल R। अगर ये याद हो तो ये याद कर लो, ये याद कर लो इसको। g और r का रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी डेप्थ में अंदर जाने से g और r का रेशियो कांस्टेंट होता है। कैसे, क्या तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बच्चों, याद है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड स्फीयर के कारण है ना, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण, यही है ना। तो अगर मैं यहां से देखूं तो E by R की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का रेशियो जो है कांस्टेंट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ग्रेविटेशन में g कहलाता है अर्थ के लिए, पक्का। तो g by r का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से आप सपोर्ट ले सकते हो, नहीं तो ये याद करो। इससे आप कह सकते हो कि g डैश जो होगा वो g into r upon r होगा। समझे क्या बच्चों। अब यहाँ पे आ जाओ जरा सा, यहाँ पे हम लोग आते हैं ना इस पे, देखो तो बच्चों ये बताओ ये कौन लग रहा है, m g डैश, देख लीजिए मेरे ख्याल से ये m g डैश है, दिख रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कौन होगा m g डैश का, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा m g डैश का साइन, हो जाएगा m g डैश का साइन थीटा। अच्छा और m g डैश का इधर क्या हो जाएगा बच्चों, m g डैश का cos थीटा, जो रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस, तो उसका तक काम करता है। अच्छा तो आराम से वापस डिस्प्लेस द मास कर दिया, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस, एक फोर्स ये लग रहा है mg डैश, एक फोर्स रिएक्शन लग रहा है, बस। फिर फोर्स को एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर से रिजॉल्व कर दिया। r से ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब बैलेंस हो गया, और बच गया mg डैश का sin थीटा, जो इस बॉडी को क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, क्या कराएगा। तो बस सीधी सी बात है, बताओ मुझे mg डैश का sin थीटा, यही तो कमाने वाला फोर्स है इस परिवार, यानी इस मास के लिए कमाने वाला फोर्स यही है। खाने वाला कौन है बच्चों, कोई नहीं। इक्वल टू कितना है बच्चों, m। इससे एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, g डैश sin थीटा, और g डैश की वैल्यू कितनी है, g by r into r।
साइन थीटा, यही ना बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू कौन बताएगा? साइन थीटा की वैल्यू ये देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन है? अच्छा आराम से रख दो, g अपॉन r इंटू x अपॉन r x। कुछ पहचानी हुई कुछ अच्छी चीज दिख रही है क्या तुम्हें? g बाई r इंटू x। अच्छा डायरेक्शन जरा देख लो, तो डायरेक्शन की बात कर लो, तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट ने ऊपर किया तो फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है तो हम लास्ट में लगा रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन। कोई कंफ्यूजन दिख रहा है ना? वो अब देखो हमारा फॉर्म मिल गया एकदम जबरदस्त वाला। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कर दो, कर दिया कंपेयर, क्या आंसर आया? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? g बाई r अंडर, यही ना। और टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई बच्चों 2 पाई रूट l बाई g की जगह पे r बाई g, l बाई g की जगह पे। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता क्या हूं? मैंने याद कर लो, याद कर लो, ये 4 स्टेप याद कर लो। एसएम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही करना है, एसएम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही करना है बच्चों। हाँ कहीं रोटेशन है तो टॉर्क इक्वल टू अल्फा निकालना पड़ेगा, कहीं ट्रांसलेशन है तो एफ नेट इक्वल टू निकालना पड़ेगा। बस याद करो, ये यूज करो, कहीं पे भी आएगा तो ये स्टेप यूज करोगे। हाँ लेकिन फिजिक्स में तुम जानते हो एसएचएम जो है ऐसा चैप्टर है जिसमें फिजिक्स का सारा फॉर्मूला यूज हो सकता है। जहां भी फोर्स की बात हमने की, सारी हर जगह फोर्स, जहां जहां बात की हर फोर्स यहाँ पे यूज किया कराया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन टफ हो जाएगा अगर गलती से तुमने क्या नहीं किया, गलती से सारे फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर से एक बार चाहो तो आप लोग एक बार जल्दी से ट्राई करते हैं। आप लोग करो, मान लो ये कंटेनर है कोई, जिसमें ये पानी भरा हुआ है, पानी, ये पूरा पानी भरा हुआ है, और मैं जो है इसमें एक वुडन ब्लॉक, इधर देखो पानी, एक वुडन ब्लॉक इसमें डाल देता हूं। ये वुडन ब्लॉक इसमें मैंने डाल दिया। जो वुडन ब्लॉक है उसकी टोटल लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, डेंसिटी रो है, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी रो ऑफ L है, लिक्विड की डेंसिटी। और डूबा हुआ पार्ट दे भी सकता है, नहीं भी देगा चलेगा, लेकिन मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ फॉर्मूले इनके टर्म में भी लिखने पड़ते हैं। डूबा हुआ पार्ट L नॉट, सही। तो चलो पहला स्टेप बताओ बच्चों, पहला स्टेप इक्विलिब्रियम वाला है ना। तो इस डूबे हुए पार्ट की बैलेंसिंग पूरे वेट को बैलेंस कर रही है। और बैलेंसिंग क्या होता है? ध्यान से, मैंने परसों ही एक क्लास में बताया था। बैलेंसिंग क्या होती है? जिसको तुमने हटा दिया उसका वेट। तो तुमने इस पानी को हटाया ना, चलो बताओ, तो बैलेंसिंग मस्ट बी इक्वल टू mg ना बच्चों। बैलेंसिंग कितनी, एरिया कितना है? हटाया गया लेंथ, वॉल्यूम कितना होगा? a into l नॉट, तो हटाया गया a into l नॉट। ये क्या हो गया? हटाया गया वॉल्यूम। किसको हटाया? लिक्विड को। और उसका वेट चाहिए जी, ये हटाया गया लिक्विड का वेट हो गया। काम खत्म करो। बैलेंसिंग अब ये नहीं कि मैं बैलेंसिंग पढ़ा ही नहीं हूं या पढ़ा हूं, नहीं नहीं, काम खत्म करो। बैलेंसिंग कौन है? हटाए गए जो भी चीज हटाया तुमने, एयर हटाया, वाटर हटाया, जो भी हटाया, उसका वेट बस मस्ट बी इक्वल टू, या तो mg ही लिख दो, या तो mg लिख दो तो सेम आ जाएगा, या एक ये भी रिजल्ट काम आएगा हमारे, या कभी कभी जरा ये लिख दो,
m की वैल्यू पूरा बताओ, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। ये भी काम आएगा, तो दोनों में से हमें कोई भी काम आएगा, आगे जाके काम आएगा। अभी के लिए हम ये लिख के रख देते हैं, ये दो इक्वेशन हमारे काम में से दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो पहला इक्विलिब्रियम करनी है, फर्स्ट स्टेप। मैं केवल ये बार बार यूज करके बताना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है जो मैंने बताया। ये 4 स्टेप, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं, बस ध्यान रखना है, कभी रोटेशन कभी ट्रांसलेशन, ये सब का ध्यान रखना है बस। पहला स्टेप। दूसरा, अब क्या करूं, डिस्प्लेस द मास। क्या करूं, तो देखो इधर बच्चों, जरा मास को हम डिस्प्लेस कर देते हैं। मैंने मास को इतना कर दिया डिस्प्लेस, ये नई पोजीशन आ गई। कितना डिस्प्लेस के ऊपर से x, तो ये भी कितना डिस्प्लेस होगा, x डिस्प्लेस होगा। सही। अब चलो डिस्प्लेस कंडीशन में सारे फोर्स जीरो कर दे, तो बताओ इस डिस्प्लेस कंडीशन में ऊपर बैलेंसी कितनी लगेगी बच्चों, बैलेंसी बताओ, ऊपर बैलेंसी बताइए। A L naught plus x into rho of liquid into g। ये बैलेंस है। वेट तो अभी भी उतना ही होगा नीचे, mg लिखते हैं इसको, लेकिन अब ये ज्यादा होगा क्योंकि mg को ये वाला पार्ट बैलेंस कर रहा है ना पहले वाला, अब ये ज्यादा है, लेकिन नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सेशन किधर होगा, तो सारे फोर्स डिनोट करो, एक्सेशन की डायरेक्शन पहचानो, रिजॉल्व करके एफ नेट इक्वल टू एम करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिजॉल्व। तो बताओ कमाने वाला कौन है, ए एल नॉट प्लस एक्स इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम ए। सही। यहां से देखो तो बच्चों एम जी इसके बराबर है, यानी एम जी इससे कट जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, एम जी इससे कट जाएगा, ए एल नॉट रो जी, ए एल नॉट रो जी कट जाएगा ना, एम जी से कटेगा, बचेगा कितना, क्या बचा, ए रो ऑफ लिक्विड जी, ए बचा इनटू एक्स बचा ना, इक्वल टू एम ए। सुना गया। अब ये ए क्या है, एक्सेलरेशन है, वही चीज है जो हमें चाहिए, और ये डिस्प्लेस नीचे किया तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, यानी अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे कि A इक्वल टू माइनस ए रो ऑफ लिक्विड इनटू जी अपॉन एम इनटू एक्स, कह सकते हैं। काम बन गया हमारा। ये कौन है हमारा, एक्सेलरेशन। कौन है ये, अरे ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो ये अब ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये कौन है हमारा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा बताओ, ये है ना ओमेगा, रूट में ए रो ऑफ लिक्विड इनटू जी अपॉन एम अंडर रूट, और इसे टाइम पे निकल जाएगा E इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई, अरे क्या कह रहे हैं, सॉरी 2 पाई रूट M बाई A रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, है ना बच्चों। और मैंने कहा कि एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था, यहाँ पे मास की वैल्यू हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना, जी से जी कट जाएगा, क्या लिख सकते हैं, ए रो ऑफ लिक्विड इनटू एल नॉट, तो मास की वैल्यू रखो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू एक और आएगी 2 पाई रूट ए रो ऑफ लिक्विड इनटू एल नॉट अपॉन ए रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। देखो तो सब कट के क्या बचा, बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला बचा, 2 पाई रूट एल नॉट बाई जी। याद करना एकदम मुश्किल नहीं है बच्चों, तीन फॉर्मूला हमने डायरेक्ट किए, तीनों एक ही तरह से है। पहला 2 पाई रूट एल बाई जी, दूसरा 2 पाई रूट आर बाई जी, और तीसरा 2 पाई रूट एल नॉट बाई जी। बस याद रखना है एल नॉट डूबा हुआ पार्ट, सही। तो ये, लेकिन ये भी कई बार पूछ सकता है ये सब इसके टर्म, मास के टर्म में, ठीक। तो ये भी आंसर है किसी क्वेश्चन में,
ये भी पूछा जा सकता है, या ये आंसर है किसी क्वेश्चन में, ये पूछा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन? सिंपल है ये, हो गया ये। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि कैसे हम स्टेप फॉलो करेंगे? स्टेप, एक रोटेशन का क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हम कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टेप अप्लाई करना सीख रहे हैं जो किसी भी स्टेप के क्वेश्चन में रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बिना डरे आराम से। देखो तो बच्चों, ये एक रॉड है, जो यहां पे हिंज है। हिंज मतलब तुम समझ रहे हो, ये ऐसे मूव कर सकते। यहां पे मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया है, और एक स्प्रिंग यहां पे भी लगा दिया है। ये डिस्टेंस कुछ a है, और स्प्रिंग जो है के ए है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिस्टेंस कुछ b है, और स्प्रिंग यहां वाली जो है वो के बी स्प्रिंग कांस्टेंट की है। रॉड की लेंथ तुम समझ रहे हो, b हो गया, मास ऑफ रॉड m हो गया, ये हो गया। ठीक, क्या ये ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन होगा? अब यहाँ पे रोटेशन। इसका मतलब अब हमें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की बात कर रहे हैं, टॉर्क निकालना। क्या निकालना है? तो फिर वही स्टेप बताओ। इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं, लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना है? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, हाँ निकालना है। तो डिस्प्लेस करना है एकदम। तो सबसे पहले डिस्प्लेस करते हैं, तो थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए मैंने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, ये डिस्प्लेस कर दिया। तो ये अगर डिस्प्लेस कर दिया तो कौन बताएगा ये क्या है? ये कौन है? ये अगर ये एंगल यहां से जो डिस्प्लेस किया हुआ एंगल थीटा है, तो ये कौन है? नहीं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कह सकते हैं, छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आर्क है ना, तो आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना है? थीटा। रेडियस कितना है? a। तो कितना डिस्प्लेस हुआ? a थीटा। डिस्प्लेस हुआ कि नहीं? जब ये कितना डिस्प्लेस हुआ? b थीटा। डिस्प्लेस हुआ कि नहीं? लेकिन ये कंप्रेस हुआ और ये एक्सपैंड हुआ, हुआ कि नहीं? आराम से, ये कंप्रेस हुआ और ये क्या हुआ? एक्सपैंड। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? ध्यान दो, ऐसा मुझे लग रहा है कंसंट्रेट थोड़ा कम है। क्लियर है ये? आगे तो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, फिर से एक बार लिख रहा हूं। ये हमारा डिस्प्लेस्ड कंडीशन है। यहां पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और यहां पे भी एक फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है? क्योंकि धक्का दे रहा है ना, ये तो कंप्रेस होने की बात है। तो कितना फोर्स लग रहा है? कितना एक्सपेंडेड है? a थीटा। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। तो k अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है और x एक्सपेंडेड तो kx होता है ना फोर्स। तो यहां पे फोर्स कितना होगा जिसमें खींचेगा? ka into a थीटा, है ना? और ये कितना होगा फोर्स? kb into b थीटा। होगा कि नहीं बच्चों? कितने फोर्स से वापस खींचेगा? अरे बोलो। तो वापस क्या मेरे रास्ते में कोई अंतर आया? रास्ता क्या है? वही डिस्प्लेस द मास, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। कर दिया? हाँ, इसके बाद रिएक्शन होगा कुछ, जो भी रिएक्शन हो, आगे पीछे कहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं, अभी बताता हूँ। लेकिन हमें क्या करना है? टॉर्क निकालना। क्या निकालना है? तो क्यों ना हम इसी के बाद टॉर्क निकाल दें, तो ये सारे अननोन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं इसी हिंज के आउटलेट O है, तो टॉर्क अबाउट O निकाल दूं, तो ये तो सारे गायब हो गए जो अननोन है, परेशान करने वाले। और बच गया क्या? बताओ। ये टॉर्क कितना लगाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और थोड़ा डिस्प्लेस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगभग यही है। कितना है? तो कितना हो गया बच्चों? k a into a square थीटा। हुआ कि नहीं? और वो कितना हुआ? k b into b square थीटा। माइनस क्यों? डिस्प्लेस कहां किया है? नीचे। टॉर्क किधर लग रहा है? ऊपर। अपोजिट लग रहा है कि नहीं? और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई अल्फा। एफ नेट इक्वल टू क्या होता है? ma। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है?
इसका मतलब कि आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर अपॉन आई अबाउट ओ के अबाउट ना बच्चों इनटू थीटा। तुम्हें लगता है क्वेश्चन हो गया या अभी भी कुछ करना है? ए अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सिंपल। ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है। क्या मैं सिखा पाया हूँ कि चाहे जो क्वेश्चन हो, रोटेशन हो, ट्रांसलेशन, जो क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चंस एकदम एक ही तरीके से काम करते हैं। सभी क्वेश्चंस एकदम एक तरीके से काम करते हैं, टेंशन ही नहीं लेने का। क्लियर? अरे बोलो, ऑल क्लियर? डरना नहीं है। ये हेमिस्फीयर और ये उसका सेंटर है, डरना नहीं है। यहां पे एक रॉड रख दिया मैंने, रॉड। रॉड रख दिया एकदम सिमेट्रिक तरीके से, और इस रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया रॉड को, हमें उसका टाइम पीरियड चाहिए। तो हमारे पास कुछ नहीं, सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। सी इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। स्प्रिंग स्प्रिंग हैंड डिस्प्लेस द मास, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस, फाइंड अनबैलेंस फोर्स, एफ नेट इक्वल में लगाओ या टॉर्क इक्वल में लगाओ, जैसा। क्लियर? तो ट्राई करते हैं। तो अभी ये सेंटर मास यहाँ पे है ना बच्चों, है कि नहीं सेंटर मास यहाँ पे? तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला यूज कर लेता हूँ। देखो, तो अभी ये है हमारा, मान लेते हैं कि हमने डिस्प्लेस किया ये, डिस्प्लेस कर दिया रॉड को, मैंने ये डिस्प्लेस कर दिया। थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि दिखे, नहीं तो बहुत कम डिस्प्लेस करना है ना बच्चों, ज्यादा नहीं करना है, बहुत कम करना है, क्योंकि ज्यादा करोगे तो फिर वो नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो ये हमारा, वापस आते हैं, ये हमारा मेन पोजीशन था और हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया बच्चों? थीटा। डिस्प्लेस द मास, ठीक कर दिया। रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस कर देते हैं, करो। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे कहीं होगा कौन? mg होगा ना? अरे वही चीज तो ऊपर उठ गई, तो सेंटर मास से अलग कर रहा हूँ क्या मैं? देखो देखो देखो, अच्छा तुम्हें वो दिख रहा है क्या टेढ़ा मेढ़ा? भाई वही किया है, देखो एक बार, लो सही है। सेंटर मास जहाँ पे वही तो उठा ना, तो हमने डिस्प्लेस थोड़ी किया, डिस्प्लेस नहीं किया, रोलिंग साइडिंग है ना, तो स्लाइड नहीं कर, पक्का? अच्छा ठीक है। और जितना ये घुमा उतना ये भी घुमा होगा, आई थिंक। क्या सबको समझ में आ रहा है ये चीज कि ये जो एंगल है यहाँ पे अगर ले तो ये थीटा ही होगा, होगा कि नहीं थीटा? टफ तो नहीं हो रहा है? टफ तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल से? ठीक है, वो थीटा। बोलो बच्चों, और कोई फोर्स? फ्रिक्शन है, लेकिन सारे फ्रिक्शन इधर से जा रहे होंगे along the friction, तभी तो स्लाइड नहीं कर रहे हैं ना, स्लाइड कर जाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन जा रहा होगा कि नहीं? हमें उसको नहीं चाहिए, क्यों? वहीं के बहुत टॉर्क लेने वाले हैं हम लोग, वहीं के बहुत क्या लेने वाले हैं? तो सब परेशान करने वाली चीज खत्म कर दें। चलो बच्चों, तो ओके, ये हमारा ये जो पॉइंट था, मान लो सेंटर सी था, तो ये सी है हमारा, लेकिन ये पॉइंट जो है वो कुछ ए है, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क अबाउट ए कौन बताएगा बच्चों? टॉर्क अबाउट ए, हाँ हाँ बोलो, mg इनटू, क्या ये समझ में आ रहा है? r थीटा होगा, अगर ये r है तो वो r थीटा होगा, तो mg इनटू
आर थीटा और बहुत थोड़ा सा डिस्प्ले किया तो आर थीटा ही मान ले, साइन थीटा ना ले, कॉस थीटा बोलो बोलो, तो कॉस थीटा कॉस 0 बहुत कम है तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देख लो mg इंटू आर थीटा, नहीं कोई दिक्कत है? mg और इसके बाद वहां से डिस्टेंस बताओ, mg की डिस्टेंस बताओ आर थीटा का कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा बहुत छोटा है, अरे परपेंडिकुलर से यही है ना mg का आर थीटा का कॉस थीटा, लेकिन थीटा बहुत छोटा है तो कॉस 0 कितना होता है 1, छोड़ देते हैं, यही है ना, कोई दिक्कत? अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इक्वल क्या होता है आई अल्फा, तो क्या मैं आई अबाउट सेंटर मास लिख सकता हूं? अगेन ये बहुत छोटा है भाई, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो उसके अबाउट ना कुछ इनटू अल्फा माइनस लिख दूं क्योंकि डिस्प्लेस ऐसे किया तो वापस आएगा, एक टॉर्क उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, हो गया mg r। बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन आता है बच्चों खतरनाक जगहों पे। अभी कुछ देर पहले मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें आया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया था, क्यों पता है? ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन थे, मेरी हिम्मत ही नहीं करने की, ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन थे तो हिम्मत ही नहीं, क्यों नहीं हिम्मत हुई? ये तो मैं एक ही क्वेश्चन 1 घंटे में कर पाऊंगा, तो मन ही नहीं किया करने, तुम समझ के बाबा अजीब टाइप का, यही सेम क्वेश्चन आया, टफ तो नहीं है क्या टफ? बच्चों टफ है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या देख बताओ, जो दिक्कत है तो बताओ। कॉस थीटा क्या नहीं, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 है वो, थीटा बहुत छोटा है ना, थीटा 0 तो कॉस लिख तो क्या मैं वहां पे, यहाँ पे कॉस थीटा, ये थीटा बहुत छोटा है ना तो वो 0 के बराबर है, और कॉस 0 है तो कितना हो जाएगा 1, सही है भी? और ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा रिजल्ट। मैं केवल वेराइटीज लेकर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें बता पाऊं कि तुम स्टेप क्या फॉलो करो, और कुछ नहीं। मैं समझा पाया हूं क्या कुछ वेराइटी के बारे में? बोलो बच्चों, टफ है क्या कुछ? हाँ वेराइटी मतलब तुम समझ रहे हो, पूरी फिजिक्स में घुमाएगा, ऐसे जो है ना पूरी फिजिक्स में घुमाना, कहीं फ्लूइड होगा तो कहीं कुछ होगा, और भी हो सकता है, और भी एक अजीब क्वेश्चन, बस डरना नहीं है तुम लोगों को, मतलब चलो अपना दिमाग लगाते हैं, देखते हैं फिर से एक बार, शायद तुम समझ पाओ। एक और एग्जांपल, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें फोर्सेस के बारे में आइडिया है, फोर्स नहीं पता तब तो फिजिक्स ही नहीं पता, देखो यानी न्यूटन लॉ अगर नहीं पढ़ा, वर्क और एनर्जी नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ा? तब तो कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या समझे बच्चों? तो एक चीज तो पक्का है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन शुरू के 4 चैप्टर पढ़ते रहो, रोज रोज पढ़ते रहो, इतना पढ़ते रहो कि तुम्हें लगे कि अब मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ। शुरू के 4 न्यूटन लॉ, वर्क और एनर्जी, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, काइनेमेटिक्स, ये सब जो 4 चैप्टर है ना, वर्क और एनर्जी तक, रोटेशन उसके बाद थोड़ा काम भी करो तो चल, ये 4 चैप्टर इतनी बार पढ़ो कि एकदम जबरदस्त काम बन जाए, मतलब अंदर से लगने लगे कि कुछ भी दे दो भाई सब हो जाएगा। देख लो 7 चीजें भाई, देखो ये क्या है, यहाँ पे बनी हुई कोई गैस जिसका बल्क मॉडुलस है बी, बल्क मॉडुलस कितना है बी, अब तुम कहोगे बल्क मॉडुलस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हीट में मैंने पढ़ाया था बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन, क्या होता है बल्क मॉडुलस? प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही ना, अरे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो बल्क मॉडुलस दिया, इसका मतलब तुम्हें क्या दिया है? इसका मतलब प्रेशर दिया है, बल्क मॉडुलस दिया तो क्या दिया है? प्रेशर दिया है तो फोर्स, प्रेशर दिया तो फोर्स दिया है, नहीं दिया क्या? देखो हाँ देखते हैं, बस एकदम सिंपल, यहाँ पे ये एक बॉटल टाइप का है, नेक टाइप का है, नेक, ठीक है, मतलब, और उसमें हमने छोटा सा बॉल डाल दिया है, बीच में पता नहीं कैसे बात है, ठीक, और इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, वो ऑसिलेट करेगा, टक 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 करेगा कि नहीं? क्योंकि जैसे डिस्प्लेस करोगे वैसे ये एयर क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, मान लीजिए कि एयर साइड से नहीं निकल रही है, तो जैसे डिस्प्लेस करोगे एयर क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, और यार अगर कंप्रेस हो जाएगी तो फिर धक्का देगी,
अरे बोलो बच्चों, आराम से, बस ये है सारा खेल। उसका एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया जो चाहिए सब दिया है, मास ऑफ बॉल दिया है, जो सब समझ गए। वापस आओ, तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो तुम विजुलाइज करो कि ऐसे करेगा क्यों। तो ऐसे करो, इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, तो ये एयर कंप्रेस हो जाएगी। एयर कंप्रेस हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बल्क मॉडुलस दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर, यानी अंदर से प्रेशर बढ़ जाएगा। जब अंदर से प्रेशर बढ़ जाएगा तो इनटू एरिया करके क्या निकल जाएगा, वो क्या फोर्स। समझ गए। तो ये रफली एक आइडिया मिल जाना चाहिए आपको देखे ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फिर से बोलो बच्चों, ये है हमारा, थोड़ा बड़ा बना, ये है, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया कितना, x। कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। तो चेंज इन वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, एरिया कितना है, a, और डिस्प्लेस कितना हुआ, तो कितना दब गया वॉल्यूम, a एरिया है और x डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम कितना दबा, a into x दबा ना। सोच क्या रहे हो, a into x वॉल्यूम दब गया, दबा कि नहीं। और टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम कैपिटल है, टोटल वॉल्यूम, इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना है, कैपिटल। तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, बल्क मॉडुलस है ना, इनटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो प्रेशर होगा। कोई कंफ्यूजन। और प्रेशर आ गया तो फोर्स बताओ, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स होता है बच्चों, फोर्स होता है प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया, यही प्रोजेक्टेड एरिया ए है। असल में फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना चार तरफ से, लेकिन फोर्स होता है, मतलब प्रेशर ऐसे लग रहा है ना चार तरफ से ऐसे, लेकिन फोर्स होता है, फोर्स मतलब प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। कोई दिक्कत। तो पी प्रेशर कितना है, माइनस बल्क मॉडुलस ए एक्स अपॉन वी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, फिर से ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए हमारा कौन है, फोर्स, और फोर्स कितना होता है बच्चों, एम ए, तो ए कितना हो जाएगा अपॉन एम। काम खत्म, काम खत्म। जो फोर्स लग रहा है उस, जो फोर्स लग रहा है नीचे से, वो इस मास m को ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो F इक्वल टू ma, तो फोर्स इक्वल टू ma। तो अब यहां से तुम देख सकते हो कि माइनस b k स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम इनटू मास इनटू x, ये है सारा खेल, यही है ना सारा खेल। क्या मुझे और बताने की जरूरत है। तो ये हो गया हमारा सोचने का तरीका। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये करोगे, बस बाकी धीरे धीरे आराम से सोचोगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। अब बस ये है कि किसी को अगर ये फोर्स फील ना आए, भाई बल्क मॉडुलस दिया है तो कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है, नेचुरल है, जो कंप्रेस होने के बाद जो फोर्स मिलेगा वही, ये दिमाग में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। अब ये सब भाई वॉल्यूम में चेंज सब आ गया कि बल्क मॉडुलस वाला फोर्स लगेगा, तो जैसे ही आ गया तुम्हें चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इनिशियल वॉल्यूम देना पड़ेगा, उसको सब कुछ देना पड़ेगा, बड़े आराम से सिस्टमैटिक चला जाएगा। हाँ डरेगा कोई तो नहीं कर पाएगा, बिना डरे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेगा तो हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों, और भी क्वेश्चन 100 बन सकते हैं, देखो 100 बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, समझे। एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, कर देता हूँ, करने के लिए मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ट्यूब में पानी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, टोटल लेंथ इसकी 12 है, यहां से लेके यहां तक पूरा टोटल लेंथ पानी की, पानी जो भरा हुआ है उसकी टोटल लेंथ कितनी बच्चों, ये पानी भरा हुआ है, ऐसा गड़बड़ हो गया, मुझे ये बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेस भी तो करना है ना।
तो ये हो गया, उसका टोटल मास दिया होगा या लेंथ दिया है, एरिया दिया है, डेंसिटी दिया है, जो भी देखो बच्चों जो रिक्वायर्ड हो तो दिया होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, डेंसिटी, लेंथ दे रखा है तो सब दिया होगा, या तो मास दे रखा होगा, तो कुछ ऐसे दिया। अब क्या काम है उसका? अब वो बोल रहा है सबसे पहले डिस्प्लेस द मास। क्या बोल रहा है? टेक द मास को डिस्प्लेस करो। मान लो मैंने इधर दबा दिया x, x दबा दिया यहां से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि x यहां से ऊपर उठ जाएगा? उठ जाएगा कि नहीं? तो किसी टाइम पे यहां पे x दबाया तो वहां पे x ऊपर उठ गया और ये मीन पोजीशन थी पहले, ठीक ना? तो ये बताओ अब नई सिचुएशन में, जो नई सिचुएशन है उसमें क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ का जो मास है, वेट, वो यहीं के इसी के बराबर यहाँ जो वेट होगा उसको तो बैलेंस कर ही लेगा, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये क्या करेगा? हाँ, अनबैलेंस्ड, ये तो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करेगा। बोलो बच्चों, सोच लो आराम से। किसी टाइम पे जब ये एक्स दबाओगे तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के वेट को बैलेंस कर लेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेंथ उसको वापस धक्का देगी, तो यही तो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करेगी। बोलो, टफ हो गया? रो रहा है तू? नहीं, अरे रो रहा है तू? एक मिनट, हो सकता है ये क्वेश्चन टफ लगे तुम्हें, तो तुम्हें क्या लगता है ये सारी फिजिक्स में एक साथ क्यों लेके आ रहा हूं? मैं तो केवल 4 स्टेप की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो सब पढ़ लोगे तो 4 स्टेप कैसे लगाओगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या समझे? हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए, हो गया है टफ इसलिए हो गया क्योंकि पूरी फिजिक्स में घूम रहा है, लेकिन मैं उस फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिसमें हम घूम रहे हैं, मैं तो उस 4 स्टेप की बात कर रहा हूँ जिसको हम बार बार चेक कर रहे हैं। तो क्या डिस्प्लेस द मास हो गया? फाइंड द अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया? नहीं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बैलेंस्ड है तो अनबैलेंस तो यही हुआ ना। तो पहला स्टेप डिस्प्लेस द मास, फाइंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारा बैलेंस हो गया, अनबैलेंस ये रहा। तो उसी अनबैलेंस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। वही वापस आने की कोशिश करेगा, वही हमें चाहिए बस। जो बैलेंस है वो तो नहीं चाहिए, जो अनबैलेंस है वो चाहिए। तो कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग है बच्चों, बताओ? जो फोर्स रिस्टोरिंग है वो बताओ। एरिया कितना है? 1। लेंथ बताओ कितनी? 2x। डेंसिटी कितनी? रो। ग्रेविटी कितनी? g। यही वेट तो उसको वापस लाएगा। किसको वापस लाएगा? पूरे के पूरे मास को ना, पूरे के पूरे। तो ये फोर्स और माइनस क्यू, तुमने डिस्प्लेस उधर किया है, वो फोर्स इधर लगा रहा है वापस लाने के लिए, यानी मीन पोजीशन से तुमने इधर डिस्प्लेस किया, वो नीचे ला रहा है, तो माइनस साइन से। अब ये फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है, ये पूरे के पूरे मास को वापस इधर धक्का देने की कोशिश करेगा। तो पूरे के पूरे मास m को, पूरा मास अगर पानी का m है, इनटू a इक्वल टू माइनस 2a रो g x। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया कि अब क्या करना है। a इक्वल टू माइनस 2a रो g अपॉन m इनटू x। अगर मास के टर्म में चाहिए तो ये हो गया ओमेगा, लेकिन मास के टर्म में ना चाहिए, मास की जगह पे ये चाहिए इसके टर्म में, तो देखो क्या हो जाएगा। a इक्वल टू माइनस 2a रो g अपॉन मास बताओ 2al g। मास मास 2al। एरिया कितना है बच्चों? a। लेंथ कितना दिया था टोटल? 12। तो मास तो 2a into l हुआ ना, मास into रो हुआ ना, समझ गए? लेंथ याद रखना 12 लिया है, लेंथ 12 लिया है, l नहीं 12 लिया है। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कट पुट किया है और सिंपल सा हमारा आंसर आ गया है। देखो तो पहचाना हुआ फिर से आंसर है बच्चों, ये तो फिर से पहचाना हुआ आंसर है भाई। जी भाई दिख रहा है क्या? टाइम डेट 2 पाई रूट l बाई g, तो बार बार 2 पाई रूट l बाई g 2 पाई रूट l बाई g आ रहा है। यहाँ से बस थोड़ा सा अलग आ गया है क्योंकि अलग अलग टर्म्स यूज हो रहे हैं। ठीक, याद करने के लिए, याद करने के लिए रफली। लेकिन l बाई g में l अलग अलग बदल रहा है ना, कहीं पे इससे पहले वाले डूबा हुआ मास था l नॉट था, यहाँ पे टोटल लेंथ l है। तो याद करने के लिए सपोर्ट तो ये करेगा, लेकिन एक ऐसा नहीं कि आंख बंद करके रख लोगे, समझ लो विजुअलाइज हो जाएगा। 2 बाई रूट l बाई g होगा, l कौन सा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो मिल जाएगा।
ठीक है, क्या मैं सिखा पाया हूँ इतनी छोटी सी बात? तो हो गया बच्चों, है ना? सर ये सारे क्वेश्चंस में हम कितना डिस्कस कर रहे हैं उस पर टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करते। नहीं डिपेंड करेगा टाइम पीरियड किसी चीज पे, कभी भी तभी नहीं तो सिंपल पेंडुलम जो घरों में हम लोग लगाते हैं वो तो घड़ी वाला बता के देता होगा ना कि यहाँ तक डिस्प्लेस करना, मतलब जल्दी जल्दी घड़ी चलने लगे, होगा कैसे? टाइम पीरियड इन सब पे डिपेंड नहीं है, प्रॉपर्टी पे, वो प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, तुम समझ गए फिजिक्स में, एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये 4 स्टेप बार बार लगाना है। अब घर पे बैठ के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अब मैं नहीं कराना चाहता हूँ, कुछ लोग रो रहे हैं, समझे? तो रुलाना नहीं चाहता हूँ मैं, दिवाली अभी बीती है, मतलब टफ तो नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे डरे रहते हैं, तो मुझे नहीं पता क्यों। मैं तो एक लाइन की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके लिखा हो क्या तुम? अब ये सब डराता है, लेकिन क्यों डराता है मुझे नहीं समझ में आता है। मैं तो इस अरे आएगा आएगा नहीं आएगा, भाड़ में जाएगा, उसमें क्या देखना है? आए आए ना आए, भाड़ में जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सीधी सी बात। अगर डर के पढ़ोगे बच्चों तो सही में सारी प्रॉब्लम यही है। कल छुट्टी के दिन मैंने बहुत लोगों से फिर से बात किया, अपने दोस्तों से, सब बहुत परेशान है, पूरी इंडिया परेशान। फिजिक्स तो किसी को पढ़ाना इम्पॉसिबल लग रहा है, सही क्योंकि फिजिक्स में दिमाग चलाना पड़ता है। इवन मैथ्स वाले खुश हैं, उनको लग रहा है कि खाली बताना है, दिमाग नहीं चलवाना। हम लोग अब ये बता रहे हैं, इसके पीछे दिमाग चलता जा रहा है कि लोग बच्चे मेरे 4 स्टेप को समझेंगे क्या, 4 स्टेप को समझेंगे क्या। 4 स्टेप समझना मुश्किल है, केवल 4 स्टेप। चलो देखते हैं, ये K1 है, ये K2 है, मतलब K1 सिमेट्रिक है, वो 2 सिमेट्रिक होगा, तो ये K2 है। अब मुझे बच्चों ये एंगल ध्यान से सिमेट्रिक है, ये थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा मान लेते हैं, सिमेट्रिक है, ध्यान से ना। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि कैसे डिस्प्लेस करूं, कैसे चम करें। अगर सिमेट्रिक डिस्प्लेस नहीं करो तो ऐसे नहीं करेगा। मान लो तुम इधर डिस्प्लेस कर दिए, तब ऐसे से करने लगेगा, क्योंकि ऐसे करोगे तो इधर खींचेगा, और जब इधर आएगा तो वो कहेगा कि इधर मैं भी तो हूं, तो सब कुछ कर देगा। सिमेट्रिक डिस्प्लेस करोगे तभी ऐसे होगा। ऐसी वर्मा का क्वेश्चन है, उसने 90 के लिए किया है, उन्हें जनरल के लिए करना शुरू किया, उसने ये एंगल 90 किया, ठीक। कुछ नहीं करना है, वही काम करना है जो मैंने कहा था, बस थोड़ा मैथ चाहिए। डिस्प्लेस द मास, तो चलो याद, फिर से मैं इसको थोड़ा पॉइंट में कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे था पॉइंट और उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे था एक एंड, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे था, है ना, और एक यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो मान लो बच्चों तुमने इसको x डिस्प्लेस किया, मान लो, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना, ये और भी जगह काम आता है। हम लोग पोटेंशियल में इसका यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का, हम लोग डिफ्रैक्शन में यूज करते हैं, हम लोग इंटरफेरेंस में यूज करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको 2-3 जगह यूज करते हैं, और हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में खूब यूज किए। क्या यूज किया देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, थोड़ा सा x, तो ये एंगल लगभग कितना होगा, 0। बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो एंगल क्या होगा, 0। तो अगर वो 0 होगा तो इससे अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, और ये भी फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि वो 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं?
तो ये स्प्रिंग पहले इतने लेंथ की थी, अब इतने लेंथ की है, तो कितना छोटा हो गया? ये एंगल कितना था? थीटा। तो कितना छोटा हो गया? पहले ये इतनी बड़ी थी, अब इतनी है, x cos थीटा। कितना ही तो छोटा हुआ, देख लो। फिर से ये स्प्रिंग पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो कितनी छोटी हो गई? x cos थीटा छोटी हो गई। हुई x cos थीटा छोटी, तो x का cos थीटा छोटी हो गई, ये स्प्रिंग। और यही सेम इधर भी होगी, और इधर तो वही हुई, सिमेट्रिक है। और ये कितनी बड़ी हो गई? x कितनी बड़ी हो गई? बढ़िया। इसका मतलब अब बताओ बच्चों, ये जो मास है, यही तो मास है ना हमारा, ये मास। उस मास पे अगर हम देखें तो स्प्रिंग जितनी छोटी हो गई उतना धक्का देगी, तो धक्का इधर लगेगा। कितना धक्का लगेगा? k1 x cos थीटा धक्का लगेगा कि नहीं? और ये वाली स्प्रिंग भी छोटी हो गई तो इधर धक्का देगा। कितना? k1 x cos थीटा। कोई दिक्कत बताओ बच्चों। जैसे इसको ऐसे किया तो ये धक्का देगा ना ऐसे, और वो भी धक्का देगा ऐसे, दोनों बोलो। और तीसरा ये वाला एक्सपैंड हुआ तो खींचेगा, ये तो एक्सपैंड हुआ तो खींचेगा। कितना? kx। और ये एंगल कितना है बच्चों? तुम देखो तो थीटा ही आएगा, देख लेना कितना आएगा, आएगा, देख लेना। वो धक्का यहाँ पे भाई, यही तो थीटा है, तो ये थीटा, तो ये थीटा होगा ना, ऐसा धक्का देगा। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? देख लो अपना। सबसे पहला काम डिस्प्लेस द मास, लेकिन डिस्प्लेस सिमेट्रिकली, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो डिस्प्लेस सिमेट्रिकली हो गया। डिस्प्लेस करने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ाया है, तुम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन में पढ़ोगे, इंटरफेरेंस में पढ़ोगे, और पोटेंशियल में पढ़ोगे। शॉर्ट डाइपोल के कारण याद करो, 3-4 जगह वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और भी जगह पढ़ते हैं, लेकिन ये 3-4 जगह फेमस है। तो वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज कर रहे हैं, तो इसको तो याद ही करो। कब? जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा ये एंगल बहुत छोटा होता है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा बनाना बहुत आसान है। परपेंडिकुलर ड्रॉप का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ये इसके बराबर है, तो यही हमारा लेंथ चेंज हुआ। यानी ये लेंथ इतना हो गया तो इतना कंप्रेस हो गया, वो कंप्रेस हो गया तो हमें पता चल गया कितना कंप्रेस है, तो फोर्स पता चल गया दोनों का। अब बताओ नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स तो इनका रिजल्टेंट यही होगा ना, क्योंकि ये वाला तो बैलेंस हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो नेट फोर्स बताओ, kx प्लस k1x का cos स्क्वायर थीटा, अरे cos थीटा का फिर से cos थीटा, और 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि दोनों ये तो अनबैलेंस फोर्स है, जो किसके बराबर होगा? एम के। माइनस क्यों कर दूं? डिस्प्लेस करने के बाद वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश कर। काम खत्म हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम क्यों डरते हो इससे, और क्यों डरना चाहिए मुझे पता ही नहीं है, सही बताऊं। कुछ लोग इसी पे गाली देते हैं मुझे कि तुम क्या जानो कौन, कि कितनी परेशानी में हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, तुम लोग बहुत परेशानी पढ़ते हो, नहीं, पर क्यों? क्योंकि तुम डर जाते हो, इसलिए परेशानी। अब डर जाते हो, मैं क्या बहुत इजीली बोल रहा हूँ, डर जाते हो, क्या बोलते रहते समझ नहीं आता। मेरी बात मानो, एक क्वेश्चन लिख के बैठ जाओ, भले 1 घंटा लगे, लेकिन एक क्वेश्चन 1 घंटा लगाने के बाद भी उतना फायदा देगा जितना दूसरे 10 क्वेश्चन तुम थोड़ा देख के इधर डर के देखे सॉल्व करके किसी का सॉल्यूशन देके करोगे, उससे ज्यादा फायदा करेगा 1 घंटे में, भले एक क्वेश्चन हो, लेकिन खुद दिमाग लगा के। क्योंकि मैंने बोला था 4 स्टेप, तुम लेके बैठो। सर ने जब 4 स्टेप बोला तो मैं 4 स्टेप सीखूंगा, खत्म, और कुछ नहीं करना है बहुत। देखो देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना? खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता ये खतरनाक है। अगर स्टेप क्या पता हो, एक मैंने पढ़ा है वो याद हो। कंस्ट्रेंट मोशन हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, इस पे 10 क्वेश्चन किए तो याद तो होना चाहिए बस, और कुछ खास नहीं। बाकी तो फोर्स है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं एक बार और। सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया x, इसको डिस्प्लेस करने से ये स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस हो गई, कितनी हो गई निकाल दिया। ये भी स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस हो गई, कितनी हो गई निकाल दिया। इसे कंप्रेशन कारण एक रिपल्सन मतलब एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसके कंप्रेशन कारण एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा।
दोनों फोर्स ने प्रिंट कर दिया और इसके एक्सपेंशन के कारण एक फोर्स इधर लगेगा, 3 फोर्स जो लगेंगे तीनों का रिजल्टेंट हमने निकाल दिया, काम खत्म। सही हो गया? कोई कंफ्यूजन? हो गया काम खत्म? तो खत्म करते हैं इसको, हो गया ये पार्ट कंप्लीट। सही, थोड़ा सा जल्दी से मैं पेंडुलम के बारे में और काम खत्म कर देता हूं, या बाद में हो गया आज क्या और पढ़ना और पढ़ना? तो पेंडुलम के बारे में सारी पॉइंट खत्म कर देता हूं जल्दी से, छोटा है वो इतना दिमाग लगाने वाला नहीं, आसान। ठीक, अब अगर किसी को वो 4 पॉइंट में मेरे 8 क्वेश्चन से तुम्हें समझ नहीं आया, समझ 4 पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चंस में फोर्स कौन से लग रहे हैं वो सब कंफ्यूज करेगा, वो परेशान करेगा थोड़ा, तो उसको ऐसे मान के चलो कि तुम स्टेप छोटे क्वेश्चन में लगाओ, ट्राई तो करो। मैंने तो ये दिखाने की कोशिश की कि वो स्टेप बड़े क्वेश्चन में भी लगते हैं, छोटे में भी लगते हैं, सब में लगते हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन वैरायटी था। वैरायटी क्यों था? जरा सोचने की कोशिश करो, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो वो सब में लगेगा, मेरी कोशिश समझो। इसका मतलब कि मैं ये बताना चाहता हूँ पहले कि वो 4 स्टेप सब में लगेंगे चाहे जो क्वेश्चन हो, मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो इस पे फोकस करो। फिर बात आती है कि तुम्हारे में क्वेश्चन कौन सा आता है। क्वेश्चन तुम्हारे में ये सब उतना नहीं आएगा, लेकिन तुम बताओ ये सब बड़े क्वेश्चन होंगे ना, तो इसका मतलब कि मैं जो बताना चाहता हूँ उसके पीछे जाओ, मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, न कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुल मिला के एक आदमी देख रहा है, अच्छा वो भी तुम, तो ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, सब क्या बात चलो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते काम कर, सही या कहीं सही में ज्यादा पढ़ा दिया क्या नहीं? स्टेप तो वही 4 है, तो क्वेश्चन स्टफ हो गया, ठीक, कल इसको आसान है, आज रहते